एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बनती है मेरे जहन में यार, ये तीन बड़े बिग प्लेयर से मतलब वन वर्सेस द रेस्ट मैं कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि वो जो तीन उनकी रिमूवल में, ट्रांसफ़र में या उनकी आर्मी चीफ उनको बनवाने में रुकावट पैदा करने में वो तीन नाम हमें नज़र आते हैं सर। बुशरा बेगम साहबा थी जिनके खिलाफ उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी थी जनाब आसिम मुनीर साहब ने खान साहब को एज DGISI के जनाब के ये यहाँ पे कुछ लेन देन हो रहा है मलिक रियाज साहब के साथ, तो ज़रा ख्याल करें स्कैंडल कैन कम। एक वो सर, फिर इमरान खान साहब थे, वो आसिम मुनीर साहब को हटाया उन्होंने, वो दूसरे करैक्टर थे। और फिर ये जनरल फैज़ साहब थे, इनका भी रोल था बहुत ज़्यादा उनको लॉन्ग मार्च रुकवाने में। आज वो तीनों जो हैं सर वो जेल में हैं, बुशरा साहबा हूँ, इमरान खान साहब हूँ या जनरल फैज़ हूँ सर। और इस वक्त जो चीफ हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं सर। इसको ट्विस्ट ऑफ फेट कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, कारमा कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इस पर कम्प्रिहेंसिव आपका व्यू चाहिए थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंसिव क्या, मैं तो इसको इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कहूँगा बेस्ड ऑन कारमा। और हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज देखिए ना तो अभी हमें डिटेल पता नहीं है फ्रैंकली कि इन पे चार्जेस की डिटेल क्या है। और जब आप पावर गेम्स में होते हैं रोज तो बहुत चीजें फिर उल्टी सीधी होती हैं। जब ये पावर में थे बहुत ज्यादा अपना फैज साहब, तो आपको याद है फिर इनका तूती बोलता था बहुत बड़ा, कोई बिल्कुल इनके सामने बोलता भी नहीं था। फिर हर प्याज सफेद हर चीज में इन्हीं की चलती थी। तो ये तो पावर पॉलिटिक्स की ही तो खतरनाक चीजें हैं कि वन डे यू आर एवरीथिंग एंड द नेक्स्ट डे यू आर, पत्ते उल्टते गिरते हैं। देखिए हसीना वाजिद को 2 महीने भी पहले सोच सकता था कि हसीना वाजिद चली जाएंगी। 15 साल से चीफ जस्टिस उनका, आर्मी चीफ उनका, पुलिस चीफ उनका, हर बंदा उनकी अपॉइंटमेंट्स अनटचेबल थी। 2 माह में पूरी चीजें बदल गई। ये तो पावर पॉलिटिक्स यही तो चीज है, बड़ी बेदर्द होती है। अचानक आपके पत्ते लग जाते हैं जब आप खुद किसी रूल्स के मुताबिक नहीं खेलते, तो फिर जब आपका डाउनफॉल भी तो फिर उसी असूल के तहत होगा ना। अच्छा, आपको ये इसमें क्या लगता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा ने जो पिछले 2 महीनों में मुसलसल पेस बढ़ाई हुई थी और जनाब आसिम मुनीर पे अटैक्स हो रहे थे, हम कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, अगर खान को कुछ हुआ तो ये 3 जनरल जो हैं जिम्मेदार होंगे, और फिर बुशरा साहबा भी कहती थी, खान साहब ने भी उससे बढ़ चढ़ कर कहा। अब समझते हैं उसके रिएक्शन है कि दे डिसाइडेड कि खान साहब को फिर एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया जाए और कि अगर हम मतलब उसके बाद जनरल फैज़ साहब पे सारे गिरफ्तारी करके जो इल्ज़ामात या चार्जशीट लगाएगी, ये उसका जवाब समझेंगे आप कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मैसेज भेजा इमरान खान साहब के लिए कि जो आपके आर्मी चीफ जिनको लगाना चाहते थे, मोस्ट ट्रस्टेड आपके जो लेफ्टिनेंट थे, ही इज़ इन जेल आपके साथ। I don't think so. देखें, when the army decides to arrest a former DGISI, फॉर्मर कोर कमांडर भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, तो वो खाली किसी एक आधा मैसेज के लिए आप नहीं करते। आई थिंक इससे बहुत बड़ी वजूहत होंगी। मैसेज तो और भी बहुत जा रहे हैं। इसमें क्या कोई आपको कोई शक है कि एक्सट्रीम टेंशन है इंस्टीट्यूशन और खान साहब के दरमियान? कि आपको कोई शक है कि इंस्टीट्यूशन भूख के उनकी और इंस्टीट्यूशन की नहीं लगी हुई? उनके भी आप लेटेस्ट बयानात देख लें, फौज के भी बार बार आप बयानात सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब उस फ्रंट पे कोई मैसेजिंग की जरूरत है नहीं अब। अच्छा, कल खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उन्होंने कहा फौज का मामला है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, जनरल फैज़ जाने और आर्मी जाने। तो ये कैसे देखते हैं कि थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा लोगों को, उन सपोर्टर्स को, कि वो जनरल फैज़ साहब को अपना बंदा समझते थे, अब खान साहब ने कहा जी कि मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है ठीक स्ट्रैटेजी है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। यही काम अगर वो 2022 में करते जब आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट हो रही थी तो शायद यहाँ तक मामला ना पहुँचते, अगर उस वक्त किसी लॉबी का हिस्सा ना बनते और ये जनरल फैज़ को ये कहते भाई साहब आप जाने, फौज जाने, तो शायद ये चीज़ें नहीं होनी थी। तो आप समझते हैं कि खान साहब 2 साल बाद ही सही एटलीस्ट वाइज हुए हैं, कुछ समझदार हुए हैं, और उन्होंने सही बयान दिया है कल सर? देखिए, मुझे याद है, मैं अभी जिक्र आपसे नहीं करूंगा कि किसने मुझे कहा, जब ये जनरल फैज़ वाला का झगड़ा चला, जनरल आसिम बाजवा का और प्राइम मिनिस्टर का, जब डिफरेंसेस आए, तो मुझे उसमें एक बहुत सीनियर आदमी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी। उसने कहा अब ये चीजें चलेंगी नहीं आगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखें जी, पहली बार ये हुआ कि कोई वजीर आजम आर्मी की इंटरनल डायनामिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। yes. कौन कहाँ लगेगा, कौन कहाँ नहीं लगेगा, तो ये अफोर्ड नहीं करता आर्मी एज इंस्टीट्यूशन। हमारा बड़ा सिस्टम और किस्म का है
हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे एक ऑर्डर पे लोग जाने देते हैं, हमारे एक ऑर्डर पे लोग सवाल नहीं करते। हम अफोर्ड नहीं करते कि कोई भी हमारे टॉप पोस्टिंग्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो। तो मेरा ख्याल है ये डिफरेंसेस वहाँ शुरू हो गए थे कि जब एक इंटरनल आर्मी की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर वजीर आजम इन्वॉल्व हुए थे, तो वो फिर एक इंस्टीट्यूशनल आपको परेशानी आ जाती है सामने। सो दैट इज व्हाट आई थिंक सेट द बॉल इन मोशन। अच्छा मालिक, आपको क्योंकि आप भी 12 अक्टूबर को यहीं इस्लामाबाद में थे 99 को, उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो थे DG ISI थे, क्योंकि ISI का बड़ा रोल रहा है माजी में, बहुत सारी हुकूमतें गिरने गिराने या मतलब है उनके चीज़ जो होते हैं उनकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज रहती है हमेशा पाकिस्तानी सिस्टम में या पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। तो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को भी आर्मी ने यही समझा था कि अपने चीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं वो, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ अफिलिएशन दिखाई और चीफ को हटाने में खुद उन्होंने वो जाकर सितारे लगवाने बैठ गए थे और वो भी गिरफ्तार हुए और फिर उनका हाउस अरेस्ट हुआ। लंबी कहानी है सर मुशर्रफ दौर में। अभी भी आप समझेंगे कि आर्मी ने यही समझा था कि जनाब कि जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने उनको चेंज किया जनरल फैज़ को, तो फैज़ साहब की जो लॉयल्टी थी वो इंस्टीट्यूशन की बजाय, GHQ की बजाय, चीफ की बजाय वो इमरान खान साहब के साथ हो गई थी। सो वही सिचुएशन हुई जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की हुई थी नवाज शरीफ साहब के केस में, और यहाँ पे हुई है फैज़ साहब की इमरान खान साहब के केस में कि GHQ ने समझाया कि दोनों हमारे जो ऑफिसर्स थे और DG से इसके ISI के, तो हमारे साथ खड़े होने के बजाय ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर खड़े हो गए, लिहाजा इनको सजाएं ज़रूरी हैं। फौज के अंदर जब ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब आए थे जी, तो अगर आपने फौज के अंदर इंटरनल कू करना है तो ऐसा अफसर नहीं कर सकता जिसके पास डायरेक्ट ट्रूप्स कमांड ना हो जी। जो ISI के पास डायरेक्ट कमांड ट्रूप्स नहीं होते जी, वो भी कोर कमांडर करे भी और बंदा करे जिसके पास डायरेक्ट ट्रूप्स ही नहीं है वो तो इज अ नोबडी। और वो उसी वक्त आधे घंटे में नजर आ गया था कि व्हेन यू डोंट हैव ट्रूप्स यू कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए वो जो भट्ट साहब थे उनका आई थिंक कंपैरिजन इतना बनता नहीं है, बिकॉज आप एज DG ISI जाके किस बेसिस पे आप आर्मी टेक ओवर करेंगे जब आप एक नाका भी नहीं, मैं और बात कह रहा था मालिक, मैं लॉयल्टीज की बात कर रहा था कि उस वक्त ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की लॉयल्टीज नवाज शरीफ साहब के साथ थी, GHQ के साथ नहीं थी। मैं ये बात करूँ, सेम गोज फॉर जनरल फैज़। जब इनको हटाया गया था उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने ट्वीट किया ISPR ने आके 6 अक्टूबर का, और इमरान खान साहब ने नहीं माना था, तो ये समझा गया था पीछे से जनरल फैज़ जो है उनको कह रहे हैं कि आपने नहीं हटाना मुझे। मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त उनकी लॉयल्टी फिर इमरान खान साहब के साथ थी, उधर GHQ के साथ नहीं थी। मैं ये कंपेरिजन आपसे ड्रा कराना चाहता हूँ। लॉयल्टीज की बात हो रही है। कागजों में बड़ा सिंपल चीज है कि DG ISI रिपोर्ट करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर जी, लेकिन इवन उनका सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हो ही नहीं सकता अगर उनकी लॉयल्टी डिवाइडेड लॉयल्टी होगी। रिपोर्टिंग लाइनअप होना और चीज है, लेकिन जब आप हर चीज के लिए मरहूने मिन्नत होंगे अपने इंस्टीट्यूशन के और आपकी सारी चीजें इंस्टीट्यूशन के साथ ही चलनी है, तो आप कैसे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपकी लॉयल्टी पे शक होगा इंस्टीट्यूशन के, आप कैसे चल सकते हैं? आप नहीं चल सकते। आपको याद है